बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 11 के बायोलॉजी का चैप्टर ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ चैप्टर में इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ए सेलुलर लाइफ चैप्टर का। अब ये दूसरा लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटस ऑफ वायरस और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं स्टेटस ऑफ वायरस, कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिख दिया है, वायरस लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, कि वायरस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बॉर्डर लाइन पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। हमने वायरस को रख दिया है लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे। इससे क्या मुराद हुआ? इससे मुराद ये है कि वायरस जो है एक ऐसी मखलूक है जिसके अंदर लिविंग कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। अब वायरस के अंदर लिविंग कैरेक्टर कौन से है और नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन से हैं, तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है लिविंग कैरेक्टर और यहाँ पर नॉन लिविंग कैरेक्टर। तो इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं लिविंग कैरेक्टर को। तो इसमें पहला करेक्टर क्या है लिविंग करेक्टर में? इट पोजेस डीएनए और आरएनए। वायरस के अंदर क्या मौजूद होता है? या तो डीएनए उसके पास होता है या उसके पास आरएनए होता है। दोनों नहीं हो सकते, कोई एक होगा। या डीएनए मौजूद होती है या उसके अंदर आरएनए मौजूद होती है। डीएनए और आरएनए जो है ये लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होती हैं। तो इसलिए वायरस के अंदर ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इसलिए ये इसका एक लिविंग करेक्टर हो गया। जिन वायरसेस के अंदर डीएनए मौजूद होते हैं उनको डीएनए कंटेनिंग वायरसेस कहा जाता है, और जिनके अंदर आरएनए मौजूद होती है उनको आरएनए कंटेनिंग वायरसेस या रेट्रोवायरसेस कहा जाता है। तो ये तो हो गया पॉइंट 1। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट है, दे हैव रिप्रोडक्शन एबिलिटी। वायरस में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी मौजूद होती है, तौलीद करने की काबिलियत मौजूद होती है, मतलब अपना नस्ल बढ़ा सकता है वायरस। और नस्ल बढ़ाना किस चीज़ का प्रॉपर्टी होता है? ये लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी होती है। जिंदा अशिया जो है वो अपना नस्ल बढ़ा सकती है। तो ये प्रॉपर्टी अब वायरस में भी मौजूद है, तो ये इसका एक लिविंग कैरेक्टर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है, दे कैन अंडरगो म्यूटेशन। वायरस जो है इसके अंदर म्यूटेशन आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होता है? या तो डीएनए मौजूद होता है या आरएनए। तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, और ये म्यूटेशन फेनोमेना जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है। तो अब वायरस के अंदर भी ये आती है, तो वायरस के अंदर ये क्या है? एक लिविंग कैरेक्टर है। एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एबिलिटी भी इसमें मौजूद होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एबिलिटी से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वायरस का डीएनए वगैरह जो है उसके साथ हम पोरन जीन वगैरह अटैच करके एज अ कैरियर के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फिनोमेना जो हैं ये आप लोगों ने बैक्टीरिया में देखा होगा, या इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम भी दिया जाता है। वहाँ पे क्या कर दिया जाता है? ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का फिनोमेना। बैक्टीरिया तो लिविंग है, तो अब वायरस के अंदर भी ये प्रॉपर्टी मौजूद है, तो ये भी इसका एक लिविंग कैरेक्टर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है, दे हैव इन्फेक्शन एबिलिटी। इसमें बीमारी फैलाने की काबिलियत मौजूद होती है। ये बीमारियां भी पैदा कर सकता है। और बीमारियां कौन सी चीज़ें पैदा करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है इसका एक लिविंग कैरेक्टर हो गया वायरस का। इसके अलावा शो इरिटेबिलिटी। वायरस इरिटेबिलिटी भी शो करवाता है। इरिटेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर इसको होस्ट सेल के अंदर डाल दिया जाए तो वहाँ पे ये रिस्पॉन्स देता है, और क्या करता है? सेल को इन्फ्लाम भी कर देता है और सेल को डैमेज भी कर देता है। तो ये हो गया इरिटेबिलिटी। अब आते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर की तरफ। नॉन लिविंग कैरेक्टर में पहला पॉइंट क्या है? दे आर सब सेलुलर। वायरस जो है ये सब सेलुलर होता है, मतलब सेल से भी नीचे का पार्टिकल होता है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था कि वायरस क्या होता है? जस्ट एक प्रोटीन कोट होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। तो ये सेलुलर लेवल से भी नीचे है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका शुरुआत कहाँ से हो चुका है? सेलुलर लेवल से हो चुका है। तो अब ये सेलुलर लेवल से नीचे है, तो ये इसका एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, या एक ऐसा स्ट्रक्चर है वायरस जो सेल ही नहीं है। जो भी लिविंग एंटिटी
सेलुलर लेवल से नीचे हो उसको हम ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं दे सकते। वायरस जो है ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसको हम इन्फेक्शस पार्टिकल का नाम देते हैं। और जिन लिविंग एंटिटी का, जिन मखलूक का शुरुआत सेलुलर लेवल से हो चुका हो उसको हम ऑर्गेनिज्म काउंट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, दे डू नॉट रिस्पायर। जब होस्ट सेल से या बाहर होता है तो इसके अंदर कोई रिस्पायरेशन की एबिलिटी मौजूद नहीं होती, तो ये इसका एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। इसके अलावा दे डू नॉट एक्सक्रीट, ये कोई चीज़ खारिज नहीं करता जब होस्ट सेल से बाहर होता है। तो चीज़ें खारिज ना करना ये तो नॉन लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए वायरस का ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट वन क्या है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज। वायरस को हम छोटे छोटे ज़रात की शक्ल में जमा भी कर सकते हैं और फिर इन छोटे छोटे ज़रात को, जिनको क्रिस्टल्स कहा जाता है, इन क्रिस्टल्स को स्टडी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो वायरस का क्रिस्टलाइजेशन भी किया जा सकता है। और क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टी जो है ये नॉन लिविंग मटेरियल का होता है। आप लोगों ने देखा होगा साल्ट के क्रिस्टल्स, आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुने होंगे। तो साल्ट क्या होता है, ये एक नॉन लिविंग होता है। NaCl साल्ट फॉर एग्जांपल हो गया, उसके क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो मौजूद होता है। तो ये नॉन लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी होती है। और वायरस कभी हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, तो ये इसका एक नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गया। तो वायरस एक ऐसी मखलूक है जिसके पास लिविंग कैरेक्टर भी मौजूद है और साथ में उसके अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टर भी मौजूद है। तो इन दोनों की बिना पर हमने क्या कर दिया है, इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रख दिया है। अगर होस्ट सेल के अंदर ये हो तो फिर ये लिविंग कैरेक्टर शो करवाता है, और अगर होस्ट सेल से बाहर हो तो फिर ये नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करवाता है। तो इसलिए वायरस को हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से भी निकाल दिया है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। लेकिन बैक्टीरिया तो एक सेल है, उसका सेलुलर लेवल तो है, लेकिन ये सेलुलर लेवल से भी नीचे हैं, तो इसलिए हम इसको मुनेरा के अंदर भी नहीं रख सकते। इसको हमने बिल्कुल 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बाहर कर दिया है। और इसको हम एक अलग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं जिसको वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी में हम स्टडी ऑफ वायरस पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये था थोड़ा बहुत स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में। अब नेक्स्ट वन आते हैं और पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस, कि वायरस के दरियाफ्त होने में कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है बाई द लेट ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के आखिर में 2 बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन सा आदमी होता है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट वो आदमी होता है जिसके पास बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज हो। तो ये 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लीवस पास्चर और दूसरा जो था वो था रॉबर्ट कोच। ये 2 साइंटिस्ट जो थे, इनको मालूम था कि बहुत सारे डिजीज़ जो है, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज caused by बैक्टीरिया कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं ये बैक्टीरिया की वजह से काज होती हैं। ये बात इनको मालूम थी। लेकिन इसके अलावा लीवस पास्चर जो था, इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया एक डिज़ीज़ पे जिसका नाम था रेबीज़, जो कि रेबीज़ वायरस से लगती है। रेबीज़ DISEASE। अच्छा, तो रेबीज़ डिज़ीज़ के ऊपर इन्होंने काम शुरू कर दिया। तो रेबीज़ डिज़ीज़ के ऊपर जब ये काम कर रहा था तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया कि लोगों से कहा कि आप लोग क्या करें, मेरे लिए बहुत सारे पागल कुत्ते जो हैं इनको इकट्ठा करें। तो लोगों ने क्या कर दिया, बहुत सारे पागल कुत्ते उन्होंने इकट्ठा कर दिए और इन एल्स डॉग्स, ये बीमार कुत्ते जो थे, पागल कुत्ते, इनका इन्होंने क्या कर दिया, सलाइवा निकालना शुरू कर दिया। सलाइवा इनका निकाल दिया, इन एल डॉग्स का, बीमार कुत्तों का। और फिर इस सलाइवा का इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक फ़िल्टर बनाया था। लीवस पास्चर ने एक फ़िल्टर बनाया था जिसको कहा जाता है फोर्सिलिन फ़िल्टर।
फोर्सिलिन फिल्टर इन्होंने बनाया था। तो ये सलाइवा जो था, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बीकर बना देता हूँ। यह हो गया एक छोटा सा बीकर, इसमें ये सलाइवा जो था इन्होंने डाल दिया और फिर इस सलाइवा को क्या कर दिया, इस सलाइवा को पास कर दिया फिल्टर पेपर से। ये हो गया सिंपल सा फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर से इन्होंने क्या कर दिया, इस सलाइवा को पास कर दिया। तो इसे जब ये पास कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे नीचे एक फ्लूइड सा जमा हो गया इस दूसरे बीकर में। यह हो गया सलाइवा वाला बीकर, इसको हमने फ़िल्टर पोर्सिलिन फ़िल्टर से पास कर दिया। पोर्सिलिन फ़िल्टर से जब हमने पास कर दिया तो इससे नीचे आ गया एक फिल्ट्रेट, और इस फिल्ट्रेट में उन्होंने देखा कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद नहीं है, और यहाँ पे भी कोई ऐसा बैक्टीरिया फ़िल्टर नहीं हुआ जो कि रेबीज़ काज करती हो। तो इस फिल्ट्रेट को उन्होंने नाम दिया फिल्टरेबल वायरस का नाम उन्होंने दे दिया इस फ्लूइड को। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई जहरीला चीज़ मौजूद है जो कि यह रेबीज़ काज कर सकता है, लेकिन इन्होंने वायरस को यहाँ पे डिस्कवर नहीं किया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्होंने तो वायरस को डिस्कवर तो नहीं किया कि ये रेबीज़ किस वायरस से काज होता है, लेकिन उन्होंने रेबीज़ के ख़िलाफ़ वैक्सीन बना दिए। रेबीज़ वैक्सीन उन्होंने बनाए थे। कितना जीनियस आदमी था, वायरस को फाइंड आउट नहीं किया लेकिन उसका वैक्सीन बना लिया। तो ये था ल्यूइस पास्चर का काम और रॉबर्ट कोच का काम। अब ल्यूइस पास्चर के बाद एक और साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था चार्ल्स। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है वर्क ऑफ चार्ल्स। अब चार्ल्स ने क्या काम किया वायरस के डिस्कवरी के ऊपर। इन 1884 में चार्ल्स ने ये मालूम किया दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सिलिन फिल्टर, के बैक्टीरिया पोर्सिलिन फिल्टर से पास नहीं हो सकती। वाइल द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। इन्होंने क्या कर दिया था, सेम इसी तरह जिस तरह ल्यूइस पास्चर ने किया था कि सलाइवा लिया था, किस चीज़ का, डॉग का सलाइवा, और उन्होंने इसको फिल्टर पेपर से पास किया। ये ऐसा फिल्टर पेपर था, ये पोर्सिलिन फिल्टर, कि इसके ऊपर यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो सकते थे, ये इनसे पास नहीं हो सकते थे। ये हो गए दो छोटे छोटे बैक्टीरिया। और इसके अलावा जो मटेरियल फिल्टर होता था यहाँ पे, जिसको हमने नाम दिया था क्या, फिल्टरेबल वायरस का नाम जो हमने दिया था। इन्होंने कहा था कि रेबीज़ वायरस के लिए जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है वो इस फिल्टरेबल वायरस फ्लूइड जो है ये इसी में मौजूद है। मतलब ये डिजीज़ बैक्टीरिया से काज नहीं होती, ये रेबीज़, इसके लिए कोई और चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जो इस फिल्टरेबल फ्लूइड में मौजूद है। अच्छा, तो ये था वर्क ऑफ चार्ल्स। अब चार्ल्स के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था आइवानास्की। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया है वर्क ऑफ आइवानास्की। आइवानास्की जो था इन 1892 में रशियन बायोलॉजिस्ट, ये रशिया का एक बायोलॉजिस्ट था और इसका नाम था आइवानास्की। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ पे थोड़ा बहुत काम किया। एक डिजीज़ होता है जो टोबैको प्लांट को काज होती है, जिसको TMV वायरस से काज होती है। TMV ये एक वायरस है, इससे काज होती है। और टोबैको प्लांट के ऊपर दाग धब्बे वगैरह निकल आ जाते हैं उनके लीव्स के ऊपर, तो इनको टोबैको मोज़ेक डिजीज़ पर कहा जाता है, और ये TME टोबैको मोज़ेक वायरस से काज होती है। तो आइवानास्की ने क्या कर दिया, आइवानास्की ने एक इन्फेक्टेड एल टोबैको प्लांट उठा दिया। ये हो गया एक टोबैको एल प्लांट, एक बीमार तंबाकू का पौधा। इन्होंने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट निकाल दिया। एक्सट्रैक्ट किसे कहा जाता है, ये एल टोबैको प्लांट जो था, इसके पत्ते वगैरह जो हैं, इनका एक जूस
इन्होंने निकाल दिया, इससे एक जूस तैयार किया इन्होंने। और फिर इस जूस को क्या कर दिया, एक पोर्सिलिन फ़िल्टर से गुजार दिया। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन रिप्रेजेंट पोर्सिलिन फ़िल्टर। तो इस पोर्सिलिन फ़िल्टर से जब इन्होंने ये एक्सट्रैक्ट पास कर दिया तो इससे नीचे ये फिल्ट्रेट जो बाहर आ गया, दिस फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट को इन्होंने दोबारा क्या कर दिया, एक हेल्थी प्लांट टोबैको प्लांट के ऊपर रब कर दिया। तो जब हेल्थी टोबैको प्लांट, ये क्या है, एक हेल्थी टोबैको प्लांट है, हेल्थी टोबैको प्लांट के ऊपर जब इन्होंने ये फिल्ट्रेट रब कर दिया तो ये भी क्या हो गया, ये भी इन्फेक्टेड हो गया और इसको भी टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ काज हुआ। तो इससे क्या अंदाज़ा होता है, इससे इन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि ये वायरल डिजीज़ जो होती हैं ये कम्युनिकेबल भी होती है, ट्रांसमिटेबल भी होती हैं, ये एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे में ट्रांसमिट भी होती है। अब आइवानास्की के बाद 1898 में भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था वायरस के डिस्कवरी पे, वर्क ऑफ 1898 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लिफलर और दूसरे का नाम था फोर्श। ये लिफलर और फोर्श जो थे इन्होंने कैटल्स के अंदर देखा, कैटल्स के अंदर, माल मवेशियों के अंदर, के माल मवेशियों के अंदर फुट पे, उनके पाँव पर और इसके अलावा माउथ पर, उनके मुंह पर ब्लिस्टर निकलते हैं, दाने निकलते हैं, ब्लिस्टर्स। और उन्होंने कहा कि ये ब्लिस्टर्स जो हैं ये फुट पर और माउथ पर ब्लिस्टर आना कैटल्स का, माल मवेशियों का, ये क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। इन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया से काज नहीं होती और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या है, ट्रांसमिटेबल है, ट्रांसमिटेबल, ये भी एक स्पीशीज से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। अब इन दो साइंटिस्ट के बाद वर्क ऑफ 19th सेंचुरी आता है। 19th सेंचुरी में भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारी डिजीज़ को डिस्कवर किया और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं ये वायरस से काज होती है। मैनी डिजीज़, DISEASES, caused by वायरस, कि बहुत सी बीमारियां जो है ये वायरस काज करती हैं, बैक्टीरिया से काज नहीं होती। इसके अलावा 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट भी था, लेकिन आप लोगों के बुक में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, और उसका नाम था मार्टिनस बीजरनिक। इन्होंने भी वायरस के डिस्कवरी के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन एग्जैक्ट डिस्कवरी उन्होंने भी वायरस की नहीं की थी कि हाँ यही वायरस हैं जो मैंने देख लिया और इसी से डिजीज़ काज होती है। इस तरह एग्जैक्टली वायरस को उन्होंने भी डिस्कवर नहीं किया था। लास्ट वन जो है वर्क ऑफ WM स्टैनले इन 1935 में आखिर में WM स्टैनले जो था इन्होंने वायरस को आइसोलेट कर दिया और इन्होंने देख लिया, वायरस को डिस्कवर कर दिया। लेकिन WM स्टैनले से पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एर्नस्ट रुस्का एक साइंटिस्ट था और इन्होंने 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्होंने पहली दफ़ा डिस्कवर किया, इन्होंने अपने नाम कर दिया कि ये हो गया माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने डिस्कवर कर दिया। अब 1930 के बाद 1935 में ये WM स्टैनले आ गया और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वायरस को आइसोलेट कर दिया। TMV वायरस आइसोलेट, इन्होंने TMV टोबैको मोज़ाइक वायरस को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। टोबैको मोज़ाइक वायरस इन्होंने किस तरह डिस्कवर किया, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, उस एक्सट्रैक्ट को
एक्सट्रैक्ट को उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्ज़र्व कर दिया। बुक में लिख दिया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व कर दिया। कंपाउंड के नीचे वायरस को नहीं देखा जा सकता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए वायरस को नहीं देखा जा सकता। 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। उसके बाद WM स्टैनले ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके TMV वायरस को आइसोलेट कर दिया। तो इन्होंने देखा कि TMV वायरस जो है ये रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, ऐसे डंडानुमा शेप इनका होता है। TMV वायरस रॉड शेप का होता है और इन्होंने क्या कर दिया, TMV वायरस को आइसोलेट कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, और इन्होंने ये भी साथ में कहा कि ये क्या है, डेड पार्टिकल है। ये क्या है, डेड पार्टिकल है। दीज रॉड शेप वायरसेस रॉड, उन्होंने ये कहा कि ये डेड पार्टिकल है। तो फिर एक डिबेट चालू हुआ कि अब ये अगर डेड पार्टिकल है तो ये फिर डिजीज़ कैसे काज करता है। तो सेम आइवोनास्की की एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी कंडक्ट कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ वाला प्लांट, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, फिर क्या कर दिया, इसको रब कर दिया एक हेल्थी प्लांट के ऊपर। तो वो हेल्थी प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो WM स्टैनले ने ये कहा कि ये क्या कर सकता है, इस वायरस में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी भी मौजूद होती है और ये इसके अंदर लिविंग कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये था थोड़ा बहुत स्टेटस ऑफ वायरस और इसके साथ डिस्कवरी ऑफ वायरस। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ेंगे।